रहे थे कि भाषा की परिभाषा कैसी चल रही है। तो प्लेटो ने जो कहा था कि मन में जो विचार आते हैं यानी वह अध्वन्यात्मक होते हैं। जो विचारों को हम प्रकट करते हैं तब भी वह भाषा होती है। यानी तो उन्होंने कहा कि यानी होठों के द्वारा प्रकट हो, यानी होठों के बाहर जब निकलती है वह ध्वनि तब भाषा का स्थान प्राप्त करती है। मुंह बंद करके हम कितने लफ्ज बोल सकते हैं, कितने मात्राएं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसी कारण कोई बोलने लगता है तो हम उसे कहते हैं मुंह बंद कर दो, यानी मुंह बंद करना यानी बोलना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो ऐसा कहा जाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो इसी कारण हम कहते हैं थोड़े समय के लिए मुंह बंद कर दो, यानी क्या है, समझने वालों को इशारा काफी होता है, वो समझ जाता है कि बोलना बंद कर दो। तो ऐसे जो है मुंह से ओष्ठों के द्वारा जो बाहर या ओष्ठों से बाहर जो ध्वनि आती है उसे ही उन्होंने भाषा में स्थान देने का आग्रह कर दिया है। तो उसके बाद जो है स्वीट जो है वे कहते हैं स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यानी ध्वनि ध्वनि जो है हमारे मुख में जो अलग अलग स्थान है ध्वनि उच्चारण स्थान, उससे यानी जब शब्द बाहर निकलते हैं जो हमारे विचार होते हैं तो उसे ही हम भाषा में स्थान दे सकते हैं, ऐसा एन स्वीट ने कहा है। और यह तो पाश्चात्य विद्वान है। उसके बाद भारतीय पाश्चात्य विद्वान जो है वो भवाराम सक्सेना जो है उन्होंने कहा है जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हीं को ही भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य आप ध्वनियों के माध्यम से परस्पर विचार विनिमय करता है उसे ही भाषा कहना चाहिए। तो यहाँ यानी सभी विद्वान जो कहते हैं मुख से उच्चारित ही ध्वनि को यानी भाषा में स्थान देना चाहिए। भवाराम सक्सेना हो या जैसे प्लेटो हो या स्वीट हो, तो उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से परिभाषा बनाने का प्रयत्न किया है। तो दूसरे जो यूएन चेन चाओ जो है वे कहते हैं भाषा अभ्याजन वाचिक व्यवहार की एक परंपरागत व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी समुदाय के सदस्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ उन्होंने यानी वाचिक व्यवहार कहा, वाचा यानी बोलना, यानी इसे जैसे हम कहते हैं कई लोगों ने कहा कि यानी विचार विचार यानी मन में दिमाग यानी हमारा दिमाग चलता रहता है, क्या कहना चाहिए, क्या बोलना है, क्या सोचते हैं हम और फिर बोलते हैं। इसी कारण कहा जाता है पहले सोचो और फिर बोलो, बोलने के बाद सोचने से कुछ नहीं होता, पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। जैसे हम यानी जैसे कॉलेज में हम कोई अलग अलग परियोजना बनाते हैं, जैसे छात्रों को सेमिनार देते हैं और सेमिनार में कहते हैं कि आज सेमिनार चल रहा है आप बोलो 5 मिनट बोलो, तो वो कहता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं की, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो उसके लिए फिर हम एक परियोजना के तहत क्या करना पड़ता है, हर एक को एक एक विषय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है और 4 दिन का हम समय देते हैं तो भी छात्र कहते हैं आज नहीं हो गया। तो क्या है, बोलने के लिए सोचना पड़ता है, लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है। हम जब पढ़कर यानी हमारे दिमाग को सतेज बनाते हैं, उसमें कुछ संग्रहित कर देते हैं, तब हम लिख सकते हैं। जैसे हमारी परीक्षा होती है, परीक्षा यानी साल भर हमने कॉलेज में क्लास अटेंड कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारी परीक्षा नहीं होती तो हम किताबें पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन परीक्षा के लिए क्यों न हो हम किताबें पढ़ते रहते हैं। अगर परीक्षा नहीं होती तो क्या किताब पढ़ सकते हैं हम? परीक्षा के लिए क्यों न हो हम किताब पढ़ते हैं। इसीलिए हमें लिखना है तो पहले पढ़ना चाहिए, हमें बोलना है तो पहले सोचना चाहिए, सोचकर दिमाग में एक जगह ऐसी पूंजी रखनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं। बिना सोचे
हम कभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, 1 मिनट भी हम बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे वे कहते हैं कि यानी भाषा यानी अभ्यासजन वाचिक व्यवहार, वाचिक यानी वाचा माने मुंह से उच्चारित जो है उसे वाचा कहा जाता है। वाचक व्यवहार जो है एक परंपरागत व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी समुदाय के परिवार सदस्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक एक भाषा अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई दुमत नहीं है। हर एक के अलग भाषा होती है, प्रांत हो, प्रदेश हो, गांव हो, देश हो, राज्य हो, तो ऐसे तो लेकिन उस समुदाय के लोग क्यों न हो, वो अपनी भाषा में बातचीत करते रहते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। भाषा कौन सी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो मुंह से बोलनी जानी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जोशा हट्टाओ कहते हैं भाषा एक मौखिक प्रतीकात्मक पद्धति है ना। भाषा एक मौखिक प्रतीकात्मक पद्धति है। मुख मौखिक, अगर हमें आनंद हो गया, खुशी हो गई है, किसी हमारे आसपास के छात्रों ने बहुत अच्छे गुण हासिल कर दिए परीक्षा में, और उसका अभिनंदन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, गुलदस्ता लेकर चले जाते हैं, कुछ मिठाइयां लेकर चले जाते हैं। प्रतीक यानी हमारे आनंद का प्रतीक यह मानकर हम उसे दे देते हैं और उसे बहुत बहुत बधाइयां देकर हम घर वापस आ जाते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कोरोना के महामारी के कारण बधाइयां फोन पर चलती रहे, क्षेम कुशल फोन पर चलता है, यानी शादी का माहौल तो समाप्त ही हो चुका है, यानी कब किसकी शादी होती है किसके आसपास वालों को भी पता नहीं लगता है। तो ये बधाई देने का काम तो शायद खत्म ही होता जा रहा है। मोबाइल पर देखो तो यानी हर बार शुक्रिया, बधाइयां या ये काम चलता है। डिजिटल माध्यम से हमारा काम चल रहा है, यानी फिजिकली हम किसी के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर रहे। लेकिन वे कहते हैं, जोशा हट्टाओ कहते हैं कि भाषा एक मौखिक प्रतीकात्मक पद्धति है, यानी जैसे प्रतीक यानी हर एक वस्तु के लिए एक नाम होता है। जैसे गुलाब का फूल, यानी भारतीय संस्कृति में उसे गुलाब कहते हैं, लेकिन पाश्चात्य रोज उसे रोज कहते हैं। हम कहेंगे अरे रोज, हर रोज हम कहते हैं ना। जैसे अनपढ़ स्त्री और पढ़ी लिखी स्त्री, इसमें जो संवाद होता है वो देखो, यानी वो गुलाब का फूल लेकर आती है और वो कहते हैं ये रोज है। तो अनपढ़ पत्नी वो स्त्री है, वो कहेगी ये हर रोज क्या है, रोज क्या है, हर सुबह रोज हर दिन सुबह होती है, ये रोज क्यों कह रही है। तो यह क्या है, पीढ़ी में भाषा परिवर्तन है, यानी उनका रोज कहने का शब्द अलग, अर्थ अलग है, हमारा रोज अलग है। तो यह जो है वो प्रतीक होता है, वही फूल को है। जैसे हम देखते हैं आज मशरूम की सब्जी हम खाते हैं, है ना। लेकिन निराला जो है, निराला जी ने कुकुरमुत्ता नामक एक कविता लिखी। कुकुरमुत्ता यानी क्या है, जैसे बारिश के मौसम में यानी इधर उधर यानी छोटे छोटे यानी छाता की तरह एक छोटा सा पौधा आता है, और उसी तरह यानी मशरूम तैयार कर देते हैं, यानी बंदिस्त कमरे में मशरूम तैयार कर देते हैं। या जैसे पहाड़ी इलाके में यह मशरूम यानी पहाड़ों में पैदा हो जाता है, धरती से ऊपर आ जाता है। तो वह मशरूम यानी खाने में बहुत अच्छा। आज भी हम बाजार में जाते हैं, मशरूम खरीद कर लाते हैं और उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। लेकिन अपने आसपास देखो, यानी ये कुत्ते का छाता यानी कुकुरमुत्ता जिसे कहा है, तो उसी तरह होता है। तो क्या उसे हम खाने के लिए तैयार हो, लेकिन वो बाजार में हमें मिलेगा तो हम जरूर खा लेंगे। वो प्रतीक है, किसका प्रतीक है कि यानी पौष्टिक खाने का प्रतीक है। तो कुकुरमुत्ता यह कविता उन्होंने लिखी तो उपहास के रूप में उन्होंने लिखी थी। तो ऐसे जो है वो प्रतीकात्मक भाषा है, यानी प्रतीक पद्धति है, ऐसा कहा जाता है। भाषा मनुष्य के सूक्ष्म संवेदनशील अभिव्यक्ति का प्रकटीकरण है। भाषा क्या है, भाषा मनुष्य की सूक्ष्म संवेदनशील अभिव्यक्ति का प्रतीक मानते हैं, यानी सूक्ष्म संवेदनशील यानी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ऐसा भेद, सूक्ष्म तो सूक्ष्म,
अति सूक्ष्म, जैसे आज माइक्रोन, मिली माइक्रोन, नैनो वगैरह जैसे ये शब्द आ गए हैं। तो लेकिन क्या है, भाषा के माध्यम से हम कहते हैं तो यानी ह्रस्व और दीर्घ, इसमें क्या होता है, ह्रस्व यानी पहला मात्रा, दीर्घ यानी दूसरा मात्रा। जैसे हम कहते हैं आप यानी दीर्घ मात्रा का प्रयोग करते समय हमें आवाज को, ध्वनि को ओढ़ लेना चाहते हैं, लेकिन पहली मात्रा है तो वही पे हम समाप्त कर देते हैं। तो है जो है उसमें दो मात्रा है, तो इसी कारण क्या है, वो दीर्घीकरण है। तो ऐसे जो है वो दीर्घ श्वास उसमें होता है। तो ऐसे जो वो कहते हैं वो सूक्ष्म संवेदनशील अभिव्यक्ति का प्रकटीकरण है। सूक्ष्म और अति संवेदनशील ऐसा कहा है क्योंकि मनुष्य के मन में संवेदनशीलता होती है। कोई हमें कुछ गाली देता है तो हंसता हुआ कमल जैसा चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि हम संवेदनशील मनुष्य हैं। हम तो डाकू जैसे नहीं हैं। डाकू में भी परिवर्तन हो जाता है, वो भी मनुष्य है, वो जन्मजात डाकू नहीं बनता है, परिस्थिति के अनुसार वो बन जाता है। तो इसी कारण जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र में, यानी जैसे सांगली जिले में अटपाडी तहसील है, वहीं पे यानी कैदियों का खुला कैद खाना ऐसा कहा गया है। खुला यानी वहाँ कैदियों को मुक्त किया जाता है और अपनी रुचि के अनुसार वे काम कर देते हैं। वहीं पे उनका परिवार होता है, परिवार के सारे सदस्य होते हैं, वे खुशी से आकर वहां रहना चाहते हैं। तो ऐसे उन्हें भी मानवता का रक्षण करना, वे भी मानव है, वे तो जानबूझकर नहीं है, खुशी से कोई नहीं बनता है। तो इसी कारण वह मुक्त कैद खाना माना जाता है। तो वह उन्हें मुक्ति दी गई है। आपको जेल है, लेकिन जेल के अंदर आप अपने परिवार वालों के साथ रहे, उसके रोजी रोटी के लिए सर उन्हें वहीं पे काम करना पड़ता है, खेती करना पड़ता है, यानी सब्जी को निर्माण करना पड़ता है, जो कोई है तो वही काम दिया जाता है उन्हें। तो ऐसे ये संवेदनशीलता ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य संवेदनशील ही है। जैसे हम पैदल रास्ते से चले जाते हैं, नंगे पांव होते हैं, तो थोड़ा सा भी कंकड़ चुभ जाता है तो सिर तक वेदना पहुंच जाती है और मुंह से अचानक ही लफ्ज निकल जाता है, माँ। क्यों? क्योंकि माँ हृदय में बैठी हुई है और हम संवेदनशील है, माँ का ही नाम आ जाता है। जैसे हमें कहते हैं ना कि हे भगवान तो नहीं आ सकता उसी समय, लेकिन कोई बड़ी आपत्ति आती है तो हम भगवान को पुकार जरूर लेते हैं। भगवान को पुकारते नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी उस आपत्ति का स्वरूप कैसा है इसी पर आधारित होता है। कोई एक्सीडेंट होता है, बड़ी आपत्ति आती है, तो उसी समय हम पिताजी को पुकार लेते हैं, और छोटी आपत्ति हो तो माँ को पुकार लेते हैं। यानी यह संवेदनशीलता के साथ उसका रिश्ता होता है। तो इसी कारण सूक्ष्म और संवेदनशील अभिव्यक्ति का प्रकटीकरण है ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री कहते हैं, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिस व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी अवयवों के द्वारा दिए गए शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। यानी वे कहते मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को वे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी अवयवों के लिए दिए गए व्यक्त जो शब्दों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं, यानी उच्चारण अवयव के द्वारा जो ध्वनि निकलती है उसी को उन्होंने भाषा कहने का प्रयत्न कर दिया है। डॉक्टर बाबूराव शर्मा कहते हैं, एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ अभिव्यक्ति व्यक्त करता है तो उसे ही विस्तृत अर्थ में भाषा कहते हैं। जैसे पंछी भी आवाज करते हैं, प्राणी भी आवाज कर देते हैं। जैसे एकाध प्राणी संकट में है, उसी समय वह चिल्ला कर अपने साथियों को बुला लेता है।
जैसे मरकट को देख लो, यानी कहीं खाने को या कहीं होता है तो वो कैसे चिल्लाता है। या छोटी चिड़िया देखो, तो चिड़िया को हम कुछ दाने डाल देते हैं, अकेली नहीं खाती, वह यानी चहचहाट करती है। तो इसी कारण आसपास उनके सगे संबंधी जो है वहीं पे आकर दाने चुगने लगती है। और अकेले खाना उनका धर्म नहीं मानती है, वो अपने साथियों को भी वही सुनाना चाहिए। तो उनकी वो भाषा है, पंछियों का चहचाना उनकी भाषा है। वो अपने चहचा कर वो एक दूसरे को बुलाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं तो यानी भारतीय संस्कृति में घुबड़ को त्याज्य माना है, लेकिन पाश्चात्य में उसे यानी स्वीकृत कर दिया है। तो इसी कारण हम यानी घुबड़ जो है निशाचर है। निशाचर यानी रात में घूमने वाला है, रात में घूमता है, दिन में कभी भी वो दिखाई नहीं देता। वो कैसा है यह भी हमने कभी नहीं देखा, लेकिन चित्र में हम देखते हैं वह ऐसा होता है। वो रात में निकलता है, इसी कारण उसे निशाचर कहते हैं। वो अपने साथियों के साथ कैसे वार्तालाप कर देता है, एक दूसरों को कैसे बुलाता है। जैसे हमें इसका निरीक्षण करना चाहिए, प्रकृति का निरीक्षण भी करना चाहिए। यानी प्रकृति में बहुत कुछ होता है, यानी उसे हमें सहना चाहिए, उसे देखना चाहिए, तब उससे हमें हम सम्मिलित होते हैं। तो ये रात में जब घुबड़ बाहर निकल जाते हैं, उनका घर होता है, तो डोली में वे रहते हैं। बड़ा जब पेड़ होता है उसको उसके अंदर वह अपना मकान बना देते हैं, उसमें रहते हैं दिन भर, और रात में अंधियारा हो जाता है तब उन्हें दिखाई देता है, वो बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे को संदेश देते हैं। वह यानी जोर जोर से पुकार लेते हैं और जिस तरफ से ध्वनि आती है उस तरफ वे जाते रहते हैं। तो यानी बीच बीच में टहलकर वो एक दूसरे को पुकार लेते हैं, संकेत देते हैं यहाँ है यहाँ है। तो ऐसे जैसे हम कहते हैं बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है और एक पंछी जोर जोर से चिल्लाता है, यानी वो यानी अलग भाषा होती है, उसे फिर हम खिजाने के लिए उसी तरह की आवाज हम निकाल लेते हैं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हमें भी खुशी होती है कि उसे हम कैसे खिजा रहे हैं। जैसे वो कहता है पौषा हूँ पौषा हूँ पौषा हूँ, तो हम उसी तरह कहते हैं। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब उन्हें पता चलता है यह अपने साथी की आवाज नहीं है तो वह चुप हो जाता है, फिर दोबारा चिल्लाने लगता है और पुकारने लगता है, फिर उसी तरह हम कोशिश करने लगता है, तो फिर वह समझ जाता है कि वह अपने साथी की वो आवाज नहीं है, वह दूसरा कोई है। तो ऐसे पंछी भी जान जाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो वे कहते हैं एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ अभिव्यक्ति व्यक्त करता है तो उसे ही विस्तृत अर्थ में भाषा कहते हैं। यानी प्राणियों की भाषा है, पंछियों की भाषा है। मोर जब काले काले बादल आ जाते हैं आकाश मंडल में और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, तो उसी समय यानी मोर नाचने लगते हैं और वह अपने प्रिय को मियाऊ मियाऊ करके वो बुला लेते हैं और सारे मोर इकट्ठे होकर नाचने लगते हैं, आनंद व्यक्त करने लगते हैं। तो ऐसे वो भी प्राणी है, उनकी भी भाषा है, हमारी जैसी भाषा है, उसी तरह उनकी भी भाषा है। तो ऐसे एक प्राणी के द्वारा व्यक्त विचार जो है वह दूसरा समझ जाता है, तो उसे यानी वो भाषा में मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपने इच्छा और मन का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं। यानी श्याम सुंदर दास जो कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपने इच्छा और मन का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो प्रयोग करता है उसे उन्होंने भाषा कहा है। ध्वनि संकेत हर एक के एक संकेत होता है, जैसे वर्णमाला हम कहते हैं, ध्वनि संकेत उसे वर्णमाला कहते हैं। ओ कहना है तो कैसे कहना है, आ कहना है तो किस तरह, ई कहना है, ह्रस्व ई कहना है तो किस तरह,
रस्व ई कहना है तो हम कहते हैं ई, दीर्घ ई कहना है तो हम कहते हैं ई, यानी दीर्घीकरण हो जाता है। उ ए ऐ औ अम आहा। आहा यानी क्या है, मुंह से हम पूरी हवा बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी तरह क ख ग घ ज छ ज झ ट, तो यह जो है ध्वनि संकेत जो है, ध्वनि संकेतों का हम व्यापार करते हैं या उसका व्यवहार करते हैं तो ही उसे ही उन्होंने भाषा में स्थापित करने को कहा है। और वो यानी ये ध्वनि संकेत जो है, हमारी जो वर्णमाला है उसे यानी हर एक प्रतीक होता है, हर एक प्रतीक होता है। जैसे हमारे यहाँ यानी 11 स्वर और व्यंजन कुल मिलाकर 52 होते हैं। तो स्वर और व्यंजन, स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, इसमें काफी विवाद है। स्वर जो है कई लोग 11 मानते हैं, कोई यानी 13 मानते हैं, लेकिन व्यंजन जो है व्यंजन 39 है। स्वर और व्यंजन मिलाकर 52 मानते हैं, क्योंकि विसर्ग है या अंतस्थ, इसके आधार पर ये विवाद है, लेकिन कुल मिलाकर 52 मानते हैं और व्यंजन जो है 39 मानते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर यानी 52 हमारी वर्णमाला है और अंग्रेजी की 26 की है। इसी कारण कौन विस्तृत कौन छोटा ये आप तय कर दीजिए कि यानी अंग्रेजी की वर्णमाला 26 में है और हिंदी और मराठी की वर्णमाला 52 की है। तो ऐसे उनका साहित्य, उनके शब्द यानी दोनों के विस्तृत है और अंग्रेजी के शब्द जो है वो मर्यादित है। तो ऐसे यहाँ जो श्याम सुंदर दास जी जो परिभाषा की है वहीं पे आज हम विराम देते हैं। धन्यवाद। अगले जो है कवि जो है या विद्वान जो है उसकी परिभाषा अगले लेक्चर